अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम मोहम्मद उसामा ख़ान है। आज हम लोग सेकेंड ईयर फिज़िक्स मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक को। सबसे पहले एमसीक्यूज़ में हमसे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो सबसे पहले हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज़ इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्टेज का करंट के साथ क्या होता है, हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ये रिलेशन है V इज़ इक्वल टू आई आर, एक I इज़ इक्वल टू V अपॉन आर बन सकता है इससे, और एक हमारा क्या बन सकता है, R इज़ इक्वल टू V अपॉन आई बन सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले बोल रहे हैं करंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। करंट ऑफ कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। करंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कांस्टेंट, क्या हमारे पास करंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है यहाँ पे, करंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन रहा, तो हमारा आंसर यही होगा, पहला वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि दूसरा देखें, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तीसरा आंसर देखें, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरे में बोल रहे हैं करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यानी I इज इक्वल टू वी आर, तो I इज इक्वल टू वी आर। तो ये भी हमारे पास जो है पॉसिबल नहीं है, I इज इक्वल टू वी आर, तो ये होगा हमारा आंसर, I इज इक्वल टू वी आर। जबकि हमारा ये क्या बोल रहे थे, करंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, यानी I अपॉन वी इज इक्वल टू आर। तो I अपॉन वी इज इक्वल टू आर कैसे हो सकता है, अगर मैं यहाँ से आर को उधर ले जाऊँ तो ये I अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर बन जाएगा, और 1 अपॉन आर भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो I अपॉन वी इज इक्वल टू कांस्टेंट कहलाएगा। तो इस वजह से हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अगले पे आते हैं हम, दूसरे में बोलना है 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 3 रेजिस्टेंस है हमारा 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम की कनेक्टेड, सो डैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 9। इसको हम कैसे जोड़ेंगे कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 9 आ जाए। तो हम इसको सबसे पहले सीरीज़ में जोड़ के देखते हैं। सीरीज़ में कैसे जोड़ते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो हमने इन सबको जब ऐड किया तो ये हमारे पास बना 2 + 3 + 4, तो ये 9 दे दिया इसने आंसर। तो हमारे पास यही इसका आंसर होगा कि ऑल इन सीरीज़। हम इन सबको क्या कर देंगे सीरीज़ में, अगर हम इनको पैरेलल में जोड़ते तो हम इस तरीके से चेक करते, पर अभी हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास इसके बाद क्या है, एमसीक्यू नंबर 3 में बोले इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द रेंज ऑफ एन एम मीटर द शंट रेजिस्टेंस शुड बी। अगर हमें एम मीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा तो हम शंट रेजिस्टेंस को क्या करेंगे। देखें, जब हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, एक बहुत ही छोटी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं गैल्वानोमीटर के साथ, यानी हमारी रेजिस्टेंस जितनी एम मीटर की स्मॉल होगी उतना ही हमारे पास एम मीटर हाई रेंज का बनेगा। तो अगर हमें रेंज बढ़ानी है एम मीटर की तो हम क्या करेंगे, शंट रेजिस्टेंस किसका लगाएंगे, शंट रेजिस्टेंस शुड बी डिक्रीज, बहुत ही छोटी वैल्यू का लगाएंगे। द मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल नीडेड फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। अच्छा, वो मास मटेरियल का जो कि सेल्फ सस्टेनिंग, यानी कि चेन रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब होता है जो खुद से प्रोसेस होता रहे, इस कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिटिकल मास कहते हैं। ठीक है, द वर्किंग ऑफ ऑल केमिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंड अपॉन डैश इफेक्ट ऑफ करंट। तमाम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे इंस्ट्रूमेंट की जो वर्किंग है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करती है, यानी जब भी हम करंट पास करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर्क कर रहे होते हैं। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ करंट सो अ सर्किट रेजिस्टेंस और एमीटर शुड बी। फिर अगेन हमारे पास ये पीछे वाले एमसीक्यूज़ की तरह एमसीक्यूज़ है, तो हम इसका जवाब बिल्कुल वही देंगे कि किसी भी एक्यूरेट मेजरमेंट करंट की करने के लिए हमें क्या होगा, हमारा सर्किट जो है रेजिस्टेंस एमीटर की वो बहुत स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सर्किट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास आ जाता है ये एमसीक्यू नंबर हमारे पास आता है 7। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज़ अ सिग्नल मीन्स। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, उसमें सिग्नल्स को हम क्या कर रहे होते हैं, डिक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल
इंक्रीज इन द वर्टिकल विड्थ ऑफ हाइट, इंक्रीज इन द हॉरिजॉन्टल विड्थ ऑफ हाइट, ऑल ऑफ देम। तो बेटा सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड हमारे पास होता क्या है, एम्पलीट्यूड को अगर हम ग्राफिकली शो करें तो इस तरीके से हम दिखाते हैं, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो इसकी वर्टिकल हाइट है ये असल में क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो अगर अब हमें इसे मॉड्यूलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये इसकी जो वर्टिकल हाइट है इसको बढ़ा देंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगी। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, तो हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा, कहाँ गया हमारा, ये रहा, इंक्रीज इन वर्टिकल विड्थ ऑफ सिग्नल। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इसके अंदर। इसके बाद बोल रहे हैं ट्रांजिस्टर इज डिवाइड विच हैज़ डैश टर्मिनल। ट्रांजिस्टर एक ऐसे डिवाइस है इसमें जिसके कितने टर्मिनल्स होते हैं। तो आप सब लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा कि NPN ट्रांजिस्टर होता है। तो इसके अंदर 3 टर्मिनल्स होते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 टर्मिनल्स। गीगर काउंटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट मास, मोमेंटम, चार्ज, रेडिएशन। हमने चैप्टर नंबर 20 में 2 न्यूक्लियर रेडिएशन रेडिएटर्स पढ़े थे, रेडिएशन डिटेक्टर्स पढ़े थे, जिसमें हमने एक गीगर काउंटर पढ़ा था और एक विल्सन क्लाउड चैम्बर पढ़ा था। दोनों ही क्या करते हैं, रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर सिंपली रेडिएशन हो जाएगा। जबकि विल्सन क्लाउड चैम्बर यूजेस सुपर हीटेड वेपर, लिक्विड वेपर्स, सैचुरेटेड वेपर या सुपर सैचुरेटेड वेपर। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर में हम क्या करते हैं, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स को यूज़ करते हैं, जो कि क्या बना देते थे, क्लाउड बना देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड वेपर। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द ग्राफ बिटवीन V एंड 1/P इज़। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल MCQ से इसको हम देख लेते हैं कि बोलते हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और 1/P में क्या रिलेशन है। अच्छा, जब चार्ल्स लॉ हम पढ़ते हैं तो वो बोलता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए वॉल्यूम का और प्रेशर का, तो ये बनता है हमारे पास कर्व। लेकिन ये किसका है, वॉल्यूम और प्रेशर का, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन अगर मैं इसको 1/P कर दूं तो 1/P का मतलब क्या है, प्रेशर का उल्टा। तो अब जब ये उल्टा हो गया तो इसका रिलेशन भी उल्टा हो जाएगा। तो अगर ये इन्वर्सली था तो अब डायरेक्टली हो जाएगा, और डायरेक्टली का ग्राफ कैसा बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू विच मेजरमेंट आर मेड इज कॉल्ड। अच्छा, वो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जिसकी रिस्पेक्ट से हम मेजरमेंट्स करते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, नो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे जो है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हो गया। तो आप हमेशा याद रखें कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस जिनके बिहाफ पे हम मेजरमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अगर वो इनिशियल बॉडी से हो तो इसको इनिशियल बॉडी से है, स्टेशनरी बॉडी से तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, नॉन स्टेशनरी से तो उसे नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देते हैं, ठीक है। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस। कोई भी मेटल सरफेस जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो ऑल एट रेस्ट, वो सब रेस्ट में होते हैं। हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। हैव द सेम मोमेंटम, हैव स्पीड्स वेरिंग फ्रॉम 0 टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। तो होता क्या है, हमारे पास ये एक मेटल लेट सपोज, इसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ पे जैसे ही लाइट पड़ती है तो वो लाइट क्या करती है, इसको हिट करती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। फिर अगेन लाइट पड़ती है, पीछे वाला बाहर आ जाता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आते जाते हैं ये आगे मूव करते जाते हैं, अगर पीछे से इनको एनर्जी मिलती रहे। तो इन तमाम की जो एनर्जी है वो ज़ाहिर है क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि पीछे से जब लाइट आ रही है तो अब लाइट जैसे जैसे आएगी इसकी एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इसकी एनर्जी क्या होती है, सबकी डिफरेंट इंक्रीज एनर्जी होती है, सब रेस्ट में नहीं होते, मूव करते हैं अगर पीछे से इनको एनर्जी मिलती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, हैव स्पीड्स वेरिंग फ्रॉम 0 अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। यानी जब वो निकलेगा तब तो वो रेस्ट में होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा, जब पीछे से और उसको एनर्जी मिलेगी तो वो मूव कर जाएगा, उसकी स्पीड वेरी कर जाएगी। अच्छा जी, तो इसका आंसर हमारे पास ये हो गया। अच्छा, when we try to stop a high photon it loses its identity and it disintegrate into electron and positron। जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन टूटते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। नाम से ही वाज़े एक पेयर प्रोड्यूस हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। The force acting on a charged particle projected into a magnetic field of induction B is maximum when the angle between B and the velocity of the particle is। किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स कब मैक्सिमम होगी, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास F=QVB sin थीटा। तो जब sin थीटा मैक्सिमम होगा तो ये फोर्स भी मैक्सिमम होगी, और sin थीटा कब मैक्सिमम होता है, 90 के ऊपर, और कब मिनिमम होता है, 0 के ऊपर। अगर एंगल 0 होगा तो ये फोर्स मिनिमम हो जाएगी, एंगल 90 होगा तो ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं इसका आंसर, तो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री मौजूद है।